107। अच्छा जी, पेज 734 पर IFRS 15 इंशाल्लाह मैं आपको कहा था उसकी आज कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल एक रूटीन में हमारा चल रहा है, उसको नहीं हमने ख़राब करना। क्वेश्चन नंबर 4। अब बाकी स्टैंडर्ड्स जो ख़राब हो चुके हैं उनको सही करने की कोशिश करते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 734, यू मे एज्यूम डैट टुडे इज़ 31 अगस्त 2022। क्या इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज़ की होंगी या सिर्फ बता रहे हैं कि हम इस दिन खड़े हैं, हम इस दिन खड़े हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कौन मोटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2022 आर अंडर प्रिपरेशन। अच्छा जी, IS 20 के अंदर एक डिस्कशन थी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, जिसमें हमने रिसीवेबल्स को मॉनेटरी कहा था, क्रेडिटर्स को मॉनेटरी कहा था, लोन को मॉनेटरी कहा था। नॉन मॉनेटरी के अंदर हमने डाला था PP, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन मॉनेटरी हैं। एक चीज़ और नॉन मॉनेटरी थी, वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ, वो तो शायद आपको याद आ जाए। मैं हूँ होंडा टायर का ओनर, मैंने जनरल टायर को एडवांस पैसे दे दिए, तो मैंने एंट्री कर दी, जनरल टायर नहीं, बाहर के मुल्क से मैंने टायर ख़रीदने हैं। मैं हूँ पाकिस्तान में, मैंने बाहर के मुल्क से टायर ख़रीदने हैं, मैंने उसको सारे पैसे भेज दिए। उसने कहा मुझे $500 दे दो, मैंने उसे $500 भेज दिए। अब मैं एंट्री करूँगा एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। बाद में डॉलर जाए आसमान पे या ज़मीन पे, मुझे सिर्फ टायर आने हैं। तो आई हैव अ राइट टू रिसीव गुड्स और आई हैव अ राइट टू रिसीव कैश। आई हैव अ राइट टू रिसीव गुड्स। नो, देयर इज नो मॉनेटरी आइटम। तो एडवांस पेड टू सप्लायर और एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये दोनों क्या हैं? नॉन मनी। और इसको लॉजिक पे याद रखें, बाहर के मुल्क से आपने कोई चीज़ मंगवाई, आपने सारे पैसे भेज दिए, विल यू बॉदर कि फॉरेन करेंसी के साथ अब क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने तो पेमेंट करके फारिग हो गए आप। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कौन मोटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2022 आर अंडर प्रिपरेशन। ईयर एंड हमारा बड़ा मजे का है, 30 जून नहीं है, 31 दिसंबर नहीं, 31 जुलाई है। 31 जुलाई 2022 हमारा ईयर एंड है और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी अंडर प्रिपरेशन है। CML इज कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ रुपी डिवेल्यूशन। रुपी डिवेल्यू हो रहा है। रुपी डिवेल्यू होने का मतलब क्या होता है? डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, फिर तो रुपये की कदर गिरती जा रही है। यानी पहले 100 रुपये से $1 लेते थे, अब 150 रुपये से $1 लेते हैं, आजकल 300 रुपये से $1 लेते हैं, तो रुपये की कदर गिरती जा रही है। तो CML इज कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ रुपी डिवेल्यूशन एज इट सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इनकर्ड इन $। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुराद है आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल आपने ख़रीदना है बाहर के मुल्कों से। होंडा एटलस कार है, किया का गाड़ी वाले हैं, ये सारे लोग रॉ मटेरियल अक्सर इंजन वगैरह बाहर से ख़रीद के मंगवाते हैं। तो आपके बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल बाहर के मुल्कों से आता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पहुँची हुई है? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहुँची हुई है, बोलें आसमानों पे। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहुँची हुई है आसमानों पर। ओके, नेक्स्ट। तो हमारा ईयर एंड जी मुझे बता देंगे। 31/7/2022 और हम खड़े कहाँ हैं? 31 अगस्त, एक महीने बाद हम खड़े हैं। यहाँ खड़े होके हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और हमारा ईयर एंड है 31 जुलाई 22। CML is concerned with the impact of rupee devaluation and its significant cost of production is between 15 जून to 31 जुलाई रुपी devalued from 200 to 240। 15 जून को डॉलर कितने का था? 200 का। यहाँ पे कितने का हो गया? 240 का। एक बार याद रखिएगा, मॉनेटरी आइटम्स को हमने 240 पर लाना होता है।
मॉनेटरी आइटम्स को हमने किस पे लाना होता है, ईयर एंड के रेट के ऊपर लाना होता है। एट ईयर एंड CML हैज द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी बैलेंसेस अपीयरिंग इन बुक्स में ये बैलेंसेस मुझे नजर आ रहे हैं। क्रेडिटर्स हैं, क्लास नंबर 107 है मेरे भाई मेरे ख्याल से। अच्छा, ट्रेड पेएबल्स टू फॉरेन सप्लायर्स अमाउंटिंग टू 638 मिलियन। मेरे फॉरेन सप्लायर्स होंगे, उनसे मैंने कुछ चीजें खरीदी होंगी उधार पर, ट्रेड पेएबल्स, मॉनेटरी आइटम्स, ये मेरी किताबों में नजर आ रहे हैं। ये 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह सेटल हो जाने हैं। अब सवाल मेरा ये है कि ये ट्रेड पेएबल किताबों में पाक रुपीस की मद में किस पे नजर आ रहे हैं सऊद? ये पाक रुपीस की मद में नजर आ रहे हैं 638 पे। और ये US डॉलर मैंने कितने भेजने हैं बाहर के मुल्क? 3.1। हम किया करते थे, हम करते थे $3.1 मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का रेट इज इक्वल टू ₹638। नाउ माय क्वेश्चन इज कि डॉलर जो है वो एक कितने का है, जरा डिवाइड करके बताएं। 638 बाय 3.1 ₹206। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हमारे अकाउंटेंट ने अभी तक मॉनेटरी आइटम को 240 पर नहीं लाया, क्योंकि किताबों में किस पे नजर आ रहा है? सर आपको कैसे पता चला 206 पे नजर आ रहा है? बेटा सवाल बता रहे। सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई सवाल बताएगा। सवाल क्लियरली बता रहा है कि $3.1 मैंने देने हैं और कितने पैसे देने हैं? 638। अब ये जो 638 है इसको मैं कहूंगा इस पर पड़ा है, वर्सेस वाली कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी ना मुझे, इस पे पड़ा है। तो मेरे ख्याल से परचेज रिकॉर्ड हुई हुई है ऐसे, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कितने से? 638 से। ये वाली एंट्री किताबों में हो चुकी है। मुझे कैसे पता चला कि ये लेटेस्ट रेट पे नहीं आया? क्योंकि जब मैंने डिवाइड करके देखा तो जवाब 240। इट मींस कि ये क्रेडिटर लेटेस्ट रेट पे पड़े हैं या स्पॉट प्राइस पे पड़े हैं, स्पॉट रेट पे पड़े हैं। ये एंट्री हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है? मैंने 638 को गुजारना है वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। अब 638 को मैं जब वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारूंगा तो मुझे बता दें मैंने कितने डॉलर बाहर के मुल्क में देने हैं? 3.1। इस वक्त डॉलर का रेट 240। तो ईयर एंड के रेट के ऊपर लाते हैं ना। ये 200 रुपये क्या है भाईजान? 200 रुपये धोखा है। 200 रुपये पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसे ही कहता है 15 जून को डॉलर इतने का था, 30 जून को इतने का हो गया। वैसे ही बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है और पैसा डीवैल्यू होता जा रहा है। इस 200 को भाड़ में डालें, ऐसे ही 15 जून की डेट दे दी। मुझे बताएं इसने बताया है कि हमने क्रेडिटर्स को से कब चीज़ें खरीदी थी? बिल्कुल नहीं बताया। बस ट्रेड क्रेडिटर किताबों में नजर आ रहे हैं 638 मिलियन के। किस पे नजर आ रहे हैं? जिस दिन खरीदे होंगे। किस दिन खरीदी होंगी चीजें? पता नहीं, जिस दिन मर्जी खरीदी हो। तो ये एंट्री किसी डेट को हो चुकी है। अब हमने वर्सेस वाली एंट्री करनी है। बताएं जी। 744। अब बता दें मैं एंट्री क्या करूंगा? एक्सचेंज लॉस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कितने से? ये एंट्री हो चुकी है और ये एंट्री करनी है। फिर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट देख लेता हूँ एंट्रीज हैं या नहीं। चलें जी। हाँ जी, हाँ डिवाइड करके देख लें। ऐसा तो बहुत रेयर होता है यार। आमतौर पे तो वो मेरे ख्याल से डॉलर ही देता है, 3.1 और डॉलर का रेट देता है। तो वो शायद पहला सवाल है एक जिसमें उसने दिया हुआ है। अगर दिया हो तो आप चेक कर लें कि लेटेस्ट रेट पे है या नहीं। नोट कर लिया जी ऑनलाइन वाले हजरात? 22 लोग, 22 में 2 तो मैं हूँ, 20 लोगों ने नोट कर लिया जी। शुक्रिया गुफरान जी, शुक्रिया भाई सबने। अच्छा अब आगे चलते हैं जी। जी शुक्रिया। ये देख लो यार, इधर बैठे उन्होंने नोट नहीं किया, उन्होंने घर बैठ के स्क्रीन देख के नोट कर लिया।
ये होती है सुस्ती और चुस्ती में फ़र्क। एडवांसेस टू सप्लायर्स, पहले तो ये डिसाइड कर लें ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। एडवांस दिया हुआ है मैंने सप्लायर को, तो पैसे तो दे चुका, अब डॉलर बाढ़ में जाए, डॉलर चाहे 1000 रुपये का हो जाए, हमें उससे क्या, अल्लाह ना। अच्छा तो डॉलर अब जितने मर्जी का हो, हमें उससे क्या, पैसे तो मैं दे चुका, एडवांस टू सप्लायर्स। तो अमाउंटिंग टू 654 मिलियन, जरा 654 को डिवाइड करें 3 से, कितना, 218। अब मुझे बताएं ये जो मैंने एडवांस दिया होगा सप्लायर को, तो इसकी क्या एंट्री हो चुकी होगी, क्या एंट्री हो चुकी होगी, एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से, 654 से। ये तो, एक मिनट, ये तो हो चुकी। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने करना क्या है इसको, कुछ भी नहीं। इट इज आर राइट टू रिसीव मनी, नहीं, इट इज राइट टू रिसीव गुड्स। अब इसको अपने हाल पे पड़ा रहने दें, इसको कुछ ना करें, इग्नोर करेंगे इसको। ये तो एंट्री हो चुकी है, करनी क्या है, कुछ भी नहीं। असल में ना मेन बात सिर्फ ये थी, ये जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रेड पेएबल था और ये क्या था, एडवांस। यहां से पता चलना था कि किसको करना है और किसको नहीं करना, नॉन मॉनेटरी इसलिए इसको नहीं करना। CML's मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू डेट, जी बिल्कुल अपलोड होगा, कमर जावेद बाजवा, अपलोड होगा ये। CML's मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू डेट अबव बैलेंसेज डू नॉट नीड ट्रांसलेशन एट ईयर एंड। CML का ख्याल है कि अबव बैलेंसेज ईयर एंड के ऊपर इनको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन विल नेट ऑफ द अदर। असल में एक एसेट है, दूसरा लाइबिलिटी है, तो दोनों में एडजस्टमेंट करोगे तो एक दूसरे को ये नेट ऑफ कर देंगे। भाईजन दोनों में एडजस्टमेंट्स तो होनी नहीं। बहरहाल सवाल कह रहा है CML इज ऑफ द व्यू डेट द बैलेंसेज डू नॉट नीड रीट्रांसलेशन। लॉजिक आगे जो मर्जी इसने लिखी है, बात ही गलत कर दी आगे। मेरे ख्याल से क्लास में नहीं जाना चाहिए आज, रीजन आगे आप जो मर्जी बताएं, आपने बात ही गलत की है। हाउ डेयर यू टू से, ओके मेरे ख्याल से आज क्लास में नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद आपने कहा इसलिए कि हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, कभी बांदी पड़ी है, कभी बूंद आप बांदी, हद होगी यार, ये कोई बात है। आगे जो मर्जी, तो कहते हैं मेरे ख्याल से एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और भाईजन तेरी बात ही गलत है, तो मैं आगे क्यों पढ़ूं कि किस वजह से एंट्रीज नहीं करनी। balances should need translation but only one balance that is related to trade payables. फर्दर कहते हैं मेरा ख्याल है, असल में ये भी मैं आपको बता दूं, मैं लॉजिक्स दे रहे कि क्यों नहीं एंट्रीज करनी। फर्दर रुपी माशाल्लाह अप्रिशिएट करने लग गया है सिंस 15 अगस्त। 15 अगस्त असल में 15 अगस्त देखें ना, हम यहाँ पे कहते हैं मुझे थोड़ा बहुत पता चलने लग गया चीज़ों का। 15 अगस्त से ना ज़रा बेहतरी आने लग गई है, तो 15 अगस्त से कहते हैं बेहतरी आने लगी है चीज़ों में, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त से बेहतरी आने लगी चीज़ों में। और अब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है डॉलर स्टेबल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, डॉलर 208 पे पहुंच गया। छोटा सा टच आपने देख के आना था कि इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। 208 डॉलर का रेट साल के बाद चेंज होना, इट इज़ अ। दूसरी एंट्री क्यों नहीं की अक्सान, आई विल बीट यू। दूसरी एंट्री इसलिए नहीं करनी कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। जिस तरह आप पीपी खरीद लें, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, उसके बाद डॉलर जितने मर्जी का हो, मैंने कहा पीपी को नहीं छेड़ना, तो नॉन मॉनेटरी चीज़ों को बाद में छेड़ा नहीं जाता ना। सिर्फ किन चीज़ों को बाद में छेड़ा जाता है, मॉनेटरी आइटम्स को, तो नॉन मॉनेटरी आइटम को तो छेड़ा नहीं जाता। दोनों की रीट्रांसलेशन हो रही हो फिर भी नेट ऑफ ऑटोमेटिकली एंट्रीज करके हो जाएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि फिर एंट्रीज ना करें, एंट्रीज तो फिर भी करनी पड़ेंगी आपको। नहीं नहीं यार, ये चपेट का लफ्ज़ आप लोग नहीं लिखेंगे प्लीज़, जवाब डिलीट करें। अच्छा प्लीज़ इस तरह महसूस करें कि आप फिजिकल क्लास में बैठे हैं एंड यू हैव टू अबाइड बाय द प्रोटोकॉल्स। ज़्यादा अंग्रेजी होगी। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि सवाल में क्या रिक्वायरमेंट है। कमेंट ऑन द CMS मैनेजमेंट व्यू पॉइंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द अबव मैटर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलें यार आज कुछ इंग्लिश लिखना सीखें, लिखें, वेले बैठे हम। ट्रेड पेएबल्स, जी शुक्रिया कमर। ट्रेड पेएबल्स आर मॉनेटरी आइटम्स, स्पीड थोड़ी तेज रखिएगा। ट्रेड पेएबल्स आर मॉनेटरी आइटम्स एज पर IAS 21
They are appearing in books at 638 million. They are appearing in books at rupees 638 million. They should be retranslated. They are appearing in books at rupees 638 million. They should be retranslated अच्छा देखें ना यार, सवाल से अंग्रेजी उठा लिया करें, इधर देखें, दे नीड रीट्रांसलेशन एट ईयर एंड, ये फिक्रा एज इट इज उठा सकते हैं ना, आपको पता है हमारी अंग्रेजी के जो लाते हैं, तो यहाँ से उठा लें फिक्रा, दे आर टू बी रीट्रांसलेटेड की जगह यहीं से उठा लें, दे नीड रीट्रांसलेशन एट ईयर एंड. सो payables should appear in books at 744 million. So payables should appear in books at rupees 744 million. That is 3.1 into 240. They should appear in books at rupees 744 million. That is 3.1 into 240. And an exchange loss of 106 will be recorded. And an exchange loss of rupees 106 should be recorded in P&L. अच्छा आगे. अच्छा मेरा ये सवाल है कि ये 240 पे आने चाहिए या 208 पे आने चाहिए? 240 पे. तो एक भाई एक बात और ऐड कर दें, चेंज इन रेट आफ्टर ईयर एंड, चेंज इन rate after year end is a non-adjusting event. Change in rate after year end is a non-adjusting event. Okay, आगे लिखें जी. However, advances to suppliers, अब बात बढ़ानी हो तो आपको पता है बड़े तरीके होते हैं, अगेंस्ट विच रॉ मटेरियल वुड बी डिलीवर्ड. बहरहाल एडवांसेस टू सप्लायर्स इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम. सो is a non-monetary item. So these will not be retranslated at year end. अच्छा अब क्या रह गया मुझे बताएं लिखने वाला. एक्सेलेंट. सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें. कमेंट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ अबव, मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट पे कमेंट करना है, तो इसलिए लिख के आए द मैनेजमेंट व्यू is incorrect because trade payables need retranslation. Management view is incorrect because trade payables need retranslation. Being monetary item. Being monetary item. अच्छा ये ना जो पिछले टॉपिक्स को अब हमने टच करना शुरू कर दिया है, कल एक दो IAS 12 की भी एडजस्टमेंट करवाई थी और पिछले टॉपिक्स IFRS 8 का भी, तो ये पिछले टॉपिक्स हमने रिवाइज करना शुरू कर दिया ना. इसमें एक बात नेचुरल होगी क्योंकि चीज़ें जहन में नहीं होती,
तो कल की क्लास के बाद हमें अंदाज़ा हुआ था कि हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते तो सवाल ज़्यादा आसान महसूस होता है, इसलिए आज फिर मैंने पहले ज़रा लिखी हैं चीज़ें, फिर उसके बाद सवाल की तरफ मूव किया ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तो उससे और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे होंगे। अच्छा आगे जी, आगे क्या लिखा हुआ है भाई? आगे ये लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि एट ईयर एंड सर्टन ऑर्डर्स अगेंस्ट विच कस्टमर हैव पेड फुल अमाउंट्स। कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट कस्टमर्स ने फुल अमाउंट दे दी हुई हैं इन एडवांस, आर स्टिल अनडिलीवर्ड। अभी तक हमने पैसे ले लिए हुए हैं कस्टमर से, अभी तक उन्हें चीज़ें नहीं दी। अब ये शायद हमारी सेल वाली साइड की बात हो रही है। तो सर्टन ऑर्डर्स अगेंस्ट विच कस्टमर हैव पेड फुल अमाउंट्स इन एडवांस आर स्टिल अनडिलीवर्ड। तो हमने कुछ चीज़ों के पैसे ले लिए हैं लेकिन अभी तक बेची नहीं। अच्छा, इस पूरे में कहीं डाटा नहीं है फॉरेन का, तो ये लोकल कस्टमर्स हैं हमारे। तो फर्स्ट करें किया गाड़ी वालों की बात हो रही है या होंडा वालों की बात हो रही है, तो होंडा वालों ने सर आसिफ से, सर उमैर से, आपके साथ वाले स्टूडेंट से, सबसे गाड़ी के पैसे ले लिए हैं। तो सर्टन ऑर्डर्स अगेंस्ट विच कस्टमर्स हैव पेड फुल पेमेंट इन एडवांस आर स्टिल अनडिलीवर्ड। द ऑर्डर्स वर बुक्ड एट ओल्ड प्राइसेस। अच्छा एक बार याद रखिएगा, जो ऑर्डर है डेट इज़ एन एग्रीमेंट, ऑर्डर कर दिया तो अब माहिदा हो गया कि इस दिन चीज़ें आपने मुझे डिलीवर करनी है। दीज ऑर्डर वॉज बुकड एट ओल्ड प्राइसेस, ये ऑर्डर्स ओल्ड प्राइसेस पे हुए थे। तो जी वेल डन साउथ, ये ऑर्डर्स ओल्ड प्राइसेस पे हुए थे, बट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स हैव इंक्रीज एनॉर्मसली ड्यू टू फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट्स एंड इन्फ्लेशन इन लोकल मार्केट। असल में हमने जब गाड़ी बेचनी है तो जो बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी महंगा मिल रहा है और लोकल मार्केट के अंदर भी महंगाई हो गई है। तो बाहर से इंजन मंगवा रहे हैं वो भी महंगा मिल रहा है, पाकिस्तान से जो है वो ख़रीद रहे हैं टायर वो भी महंगे मिल रहे हैं। तो दीज ऑर्डर्स वर बुक्ड एट ओल्ड प्राइसेस। ओल्ड प्राइसेस मीन्स कि हमने कोई गाड़ी पहले शायद 30 लाख की बेचनी होती थी, आजकल हम 35 लाख की बेच रहे हैं, लेकिन सेल 30 लाख पे ही अब हम कर सकते हैं क्योंकि ये वो ऑर्डर्स हैं जो लोग एडवांस में कर चुके हैं। तो CML कैन कैंसिल दीज ऑर्डर्स, आप इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हो बाय रिफंडिंग द फुल अमाउंट अलॉन्ग विद एडिशनल पेनल्टी ऑफ, उनके पैसे तो वापस करने हैं, पेनल्टी आपने कितनी पे करनी है, कितने पैसे देके जान छुड़ाई जा सकती है, बट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड गुडविल इन द मार्केट। लेकिन इसकी वजह से मार्केट के अंदर हम बदनाम हो जाएंगे कि ये लोग पैसे लेते हैं और बाद में जुर्माना वापस कर देते हैं और पैसे भी वापस कर देते हैं लेकिन चीज़ें नहीं देते, और कस्टमर बेचारा उसी तरह जो है वो साइकिल के ऊपर आता है कॉलेज, वो गाड़ी पे नहीं आ सकता। देयरफॉर CML इज कंसिडरिंग टू फुलफिल दिस ऑर्डर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसीजन ले लिया है कि कंसिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जो है वो इनको डिलीवरी करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में, जिसकी वजह से हमें लॉस आएगा 150 मिलियन। इफ आई फुलफिल 150 मिलियन, if I cancel, but I am considering it to fulfill। क्या करूं मैं अब? बिल्कुल गलत बात करें आप, स्टैंडर्ड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी। मैनेजमेंट की इंटेंशन देखो भाईजान, जहां स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट की इंटेंशन देखनी होती है वहां देखनी होती है। मैनेजमेंट की इंटेंशन IFRS 9 में, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं शेयर्स, बताओ अच्छा क्या इंटेंशन है, इर्रिवोकेबली डेजिग्नेट करना है नहीं करना, हाँ बताओ, FIFO लगाने हैं, वेटेड एवरेज लगाने हैं, हाँ बताओ। IAS 37 में सिर्फ ये लिखा हुआ था द ऑनरस प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट टू फुलफिल एंड कॉस्ट ऑफ पेनल्टी। तो एक और जगह, हाँ एक और जगह मुझे याद आ गया, IAS 38 में एक जगह आया था सवाल में कि मैनेजमेंट सोच रही है लाइसेंस रिन्यू कराना है लेकिन रिन्यूअल कॉस्ट महंगी थी। मैंने कहा था मैनेजमेंट की सोच को डस्टबिन में फेंक दें। भाई जिस स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट की सोच है उसमें मैनेजमेंट की सोच लगाएंगे, जिस स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट की सोच पे चीज़ नहीं डिपेंडेंट उसमें फिर स्टैंडर्ड का रूल लगाएंगे। अब बता दें प्रोविजन इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ 85 और 150। सो इन दिस केस दो मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग दैट आई विल डिलीवर द ऑर्डर्स, बस एट पर IAS 37 provision will be recorded at lower of 85 and 150. Therefore, we should record the provision at rupees 85. CML management is of the view that loss on these orders is a future loss. भाईजान फ्यूचर लॉस तो ये है ही नहीं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस वो होता है जो आप फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो आएगा। इसमें आप ऑर्डर लेके ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट है, आना फ्यूचर में ही लॉस है लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं ना। तो अगर कॉलेज वालों ने बच्चों से फीस पकड़ ली है और पढ़ाने का वादा कर लिया है तो इसको शायद फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं कहेंगे, इसको तो कहेंगे ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन अगर कॉलेज वालों ने बच्चों से फीस पकड़ी ही नहीं और प्री इनरोलमेंट्स अनाउंस ही नहीं की तो फिर मेरे ख्याल से ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर तो ये फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉस है, फिर आप ना फीसें लें, आप बैचेज अनाउंस ही ना करें।
क्या कर दिया ऊपर? हाँ हाँ ठीक है, सवाल पूछो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीचे वाली कौन सी पेमेंट? CML मैंने लॉस ऑन दीज ऑर्डर्स इज अ फ्यूचर लॉस एंड डज नॉट नीड टू बी अकाउंटेड फॉर इट्स ईयर एंड। चलो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं 150 को रिकॉर्ड ना करो, लेकिन 85 को तो करना ही है ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन बस ओवरऑल ही डिस्कशन कर लो, इतनी उसमें क्या जाना। CML इज ऑफ द व्यू दैट लॉस ऑन ऑर्डर्स इज फ्यूचर लॉस। बहरहाल इसको इसको ये बता दो, लेकिन उसने ये भी तो नहीं कहा ना कि पेनल्टी में रिकॉर्ड करना चाहता हूं। उसने ये भी तो नहीं लिखा कि मैं पेनल्टी रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो इसलिए जो रिकॉर्ड करना है उसको तो रिकॉर्ड करके आए ना। तो इस तरह आप कमेंट कर सकते हो, दो CML इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड दैट 150 शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, बट इट इज नॉट द बेसिस कि इट इज अ फ्यूचर लॉस, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। फ्यूचर लॉस होने की वजह से हम जो है वो इसको 150 को ओमिट नहीं कर रहे, 150 को लोअर ना होने की वजह से ओमिट कर रहे हैं। वरना तो 150 की प्रोविजन होती। अगर पेनल्टी कितने की पड़ी होती? पेनल्टी पड़ी होती 152 की, तो फिर हम लोअर 150 लेके वो रिकॉर्ड करते। तो 150 को फ्यूचर लॉस होने की वजह से ओमिट करना है या 150 को हायर होने की वजह से ओमिट करना है कैलकुलेशन में? और मैनेजमेंट क्या लॉजिक दे रही है? आई होप यू हैव रिसीव्ड द आंसर। तो लिखें जी, एज पर IS 37 नहीं यार, फिर भी आपने दोनों में से लोअर ही उठाना है साउथ। क्या बोला था? एज पर IS 37 द प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ cost to fulfill the contract और अमाउंट ऑफ पेनल्टी। बुलाएं जरा आतिफ को, अब्दुल्ला को। लोअर ऑफ पेनल्टी, सो इन दिस केस provision will be recorded lower of cost to fulfill the contract and cost to pay the penalty. So in this case the provision should be booked, कुछ और मैंने लिखवाया था तो मादरत अब यही लिख लें। So in this case penalty should be, so in this case provision should be recorded at an amount of rupees 85 million being lower. सर आसिफ की क्लास होगी ओवर? अभी नहीं खत्म हुई, पढ़ा रहे हैं अभी। 85 million being lower। जैसे ही फिर ख़त्म हो उधर खड़े हो जो बच्चों को नीचे आ जाए। मैनेजमेंट व्यू दैट इट इज़ अ फ्यूचर लॉस इज इनकरेक्ट। इधर से अंग्रेजी उठाए ना, आखिरी लाइन से अंग्रेजी उठाएं। मैनेजमेंट व्यू कर सकते हो, कोई मसला। मैनेजमेंट व्यू इज दैट इट इज फ्यूचर लॉस इज इनकरेक्ट because management view that is a future loss is incorrect because we have already received orders and made contracts। हमने ऑर्डर रिसीव करी हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। because we have already received orders and made contracts। हमने ऑर्डर रिसीव कर लिए और कॉन्ट्रैक्ट हमारे सारे हो चुके हुए हैं। and made contracts। हाँ फिर भी होगा क्योंकि पेनल्टी तो देनी है ना। किसके बारे में लिख सकते हो? लिख सकते हो कि मैनेजमेंट की इंटेंशन इग्नोर की जाएगी, बल्कि दोनों में से लोअर को लिया जाएगा। CML's मैनेजमेंट व्यू इज इनकरेक्ट एज पर IS 37 दिस इज एन ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा उसने देखिए इसने क्या कहा, इज इनकरेक्ट एज पर IS 37 बिकॉज भी नहीं लिखा आ गया आई के अपने सोल्यूशन में।
दिस इज अनअर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। द अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये उसने स्टैंडर्ड से लाइन उठाई है, अगर स्टैंडर्ड आप खोल के देखना चाहें तो ये लाइन उसने वहाँ से उठाई है, एज इट इज़ जो आपको पैरा टिक करवाया था। द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द लीस्ट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विच इज लोअर ऑफ कॉस्ट टू फुलफिल एंड कॉस्ट ऑफ पेइंग पेनल्टी। CL should recognize a provision of 75 million irrespective of management decision of fulfilling contract। वो वाली बात जो आप कर रहे हो, मैनेजमेंट की टेंशन छोड़ दो और, लेकिन हमने वो बात भी कर दी है कि फ्यूचर लॉस नहीं है, उसने ये वाली बात नहीं की। ये वाली जो अंग्रेज़ी है ना, अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ तक, ये फिर आपको स्टैंडर्ड खोल के लिखनी पड़ेगी। ये सारी अंग्रेज़ी ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो पैरा आपको लिखवाया था, दिस इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना तो फंस गए हैं। लिख दें, ये स्टैंडर्ड खोल के लिखें ना। देखें मैक्सिमम किन जगहों में स्टैंडर्ड खोलना है, रीइंबर्समेंट में सेक्शन स्टैंडर्ड खोलना है, रीइंबर्समेंट आती है ना, रीइंबर्समेंट, और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, और एक और जगह, बाकी वर्चुअली सर्टन के लिए तो स्टैंडर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं, वो तो सीधी सीधी लाइनें होती हैं। और एक और जगह फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में इम्पेयरमेंट टेस्ट करना होता है परफॉर्म, और एक और जगह स्टैंडर्ड खोलने की आपको ज़रूरत होगी, वो जो ऑरेंज ट्रेन आ रही थी, देर इज़ सफिशेंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस कि ट्रेन आ जाए तो खर्चा होगा। तो वही जो 8-10 पैरा स्टिक करवाए हैं उनको फिर खोल के देख लें। अच्छा, फाइनल अकाउंट में आ जाए। ये जी पेज 657 पर क्वेश्चन 8 को हमने कुछ हाथ डाला था, तो इसमें नंबर 5 और 4 की थी। 3 पढ़ें। लॉन्ग टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 62.5 million ईच, पेज 657। लॉन्ग टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 62.5 ईच आर ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। लोन कितने हैं? 500 है। लॉन्ग टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 62.5 ईच आर ड्यू, ये ड्यू हो चुकी हैं फॉर पेमेंट ऑन 31 मार्च। 31 मार्च देख लें, हमारा अगला साल बन रहा है। 31 मार्च 14 और 30 सितंबर 14, ये दोनों पेमेंट्स ना ईच हैं, तो अगले साल 2 पेमेंट्स होनी है। तो मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है कि हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 13, और अगला ईयर एंड कैरी डाउन कितना आ रहा है लोन का? 500। 31 मार्च को कितना पे होने? हाँ 6 2.5। 30 सितंबर को, तो अब बैलेंसिंग विल बी शोन इन नॉन करंट। और ये जो 2 पेमेंट्स है, मुझे ये लग रहा है कि लोन का प्रिंसिपल आप 6-6 महीने बाद वापस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना कुछ। कितना लोन देने वाला रह गया है वो तो मुझे ट्रायल से पता चला 500, उसमें से कितना 3 महीने बाद दे देने 62.5, कितना 9 महीने बाद दे देने, तो जो साल के अंदर दे देने वो करंट, और बाकी सारा। सो वॉज इट एन एरर और इज इट अ प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट? इट इज ओनली अ प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट। देखो ये नोट्स का सवाल नहीं है, तो बस 62.5 को आपने करंट लाइबिलिटीज में डाल देना है, और 500 माइनस 62.5 इंटू 2 को आपने नॉन करंट में डाल देना है। अच्छा, अगली चीज जी, आई सोल्ड पिशावरी चप्पल, बड़े टाइम पे आए हो, जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ये आ रहे हैं। और आई सोल्ड पिशावरी चप्पल टू बाटा। शाहिद अफरीदी खान
शाहिद अफरीदी खान सोल्ड पिशावरी चप्पल टू बाटा फॉर रुपीज़ 70,000 फॉर रुपीज़ वो बोले हैं 70,000। मैं आपके आसानी के लिए कॉस्ट भी लिख रहा हूँ। चलो एट मार्जिन ऑफ मार्कअप कर लो, एट मार्कअप ऑफ 30% के मार्कअप पे इसने बेची। ऑन सेल और रिटर्न बेस, किस बेस पे? सेल और रिटर्न बेस पे। नोट करें जी। आज भाई आपका वेट हो रहा था, जल्दी ये नोट कर लो, फिर मैं एडजस्टमेंट समझाऊँ। आप लोगों के आने से पहले बस एक छोटा सा सवाल किया हमने, वो इंशाल्लाह देख लेंगे। चलें जी, जो हजरात लेट आए हैं वो नोट ना करें, बस वो तस्वीर खींच लीजिएगा और कॉन्सेप्ट समझ लें। शाहिद अफरीदी ने जी, संडे को तो नॉर्मल क्लासेस ऑन है। अच्छा, शाहिद अफरीदी ने बेची हैं पेशावरी चप्पल बाटा को फॉर 70,000। फेसबुक वगैरह पे भी पोस्ट लगी है या नहीं लगी? चलो उस पर भी लगवा देते हैं। शाहिद अफरीदी खान, ये ज़रा याद करा देना क्लास में। शाहिद अफरीदी खान सोल्ड पेशावरी चप्पल टू बाटा फॉर रुपीज़ 70,000 ऑन 29 दिसंबर एट अ मार्कअप ऑफ 30% ऑन सेल और रिटर्न बेस। असल में ना या जल्दी आओ, तो खाली पेट बोतलें पी रहे हो। अच्छा अच्छा, अब जो है वो वैसे भी बोतल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि शाहिद अफरीदी ने जो पेशावरी चप्पल बेचे हैं बाटा को, भाई इधर देखना यार, जो पेशावरी चप्पल बेचे हैं बाटा को, तो असल में ना बाटा वाले कहते हैं कि हम पेशावरी चप्पल नहीं अपनी दुकान पे रखते। अब शाहिद अफरीदी का एक नाम था, शाहिद अफरीदी ने उनको ज़ोर लगाया। अगली रो में आ जाओ ना यार, जल्दी आ जाओ, तो जल्दी आओ यार, जल्दी आओ भाई। तलहा वेट कर देना, एंड पे बताएंगे सारी चीज़ें इंशाल्लाह, शुरू में तो नहीं डराना होता ना। अच्छा, शाहिद अफरीदी खान, इधर देखो यार, सोल्ड पेशावरी चप्पल टू बाटा फॉर 70,000 और 29 दिसंबर। जी आ जाएंगे जल्दी। शाहिद अफरीदी खान सोल्ड पेशावरी चप्पल, जल्दी आएँ। चलो एक 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ वो तो होगी हमारी इंशाल्लाह। इसमें हमको IS-28 के MCQs देख लेंगे, कोई टर्म टेस्ट 2 देख लेंगे। 150 तो नहीं, आज तो 2-5 पे होगी जुमे की वजह से स्मूथली। अहमद बाजवा में छोड़ के चले गए मीटिंग से। अभी और आ रहा है कोई? चलें बस ठीक है, अभी इस एडजस्टमेंट को करते हैं जी। दूसरी क्लास पे जूम पे ही होगी सब, टीचर आपके घर तक। अच्छा जी, अब पूरी बात सुने। लेट आने वाले इधर देखें पहले, तू लिफाफा काट ले पहले। लेट आने वाले इधर देखें। असल में ना बाटा वाले, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, डो नॉट लाइक पेशावरी चप्पल। उनके अपने चप्पल हैं तो उनको पेशावरी चप्पल अपनी दुकान पे रख के क्यों बेचने हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी बाटा की दुकान पे गया और बाटा के ओनर्स को बातें बुतें करके कहा, यार तेरी मेहरबानी यार, ये चप्पल है, मैं आपको बेचने आया हूँ, आप फिर आगे अपने कस्टमर्स को बेच देना। आपको मैं 2,000 रुपये का जूता बेच देता हूँ, आगे आप 2.5 का बेचो, 3 का बेचो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने कहा, यार हमारी मर्ज़ी हुई तो हम रख लेंगे, नहीं मर्ज़ी हुई तो नहीं रखेंगे, वैसे रखवा के चले जाओ, फिर देख लेते हैं। आप बताएं सेलर क्या एंट्री करे जब चीज़ें रखवाए? सेलर क्या एंट्री करे जब चीज़ें रखवाए?
नो एंट्री, कोई एंट्री ना करें। लेकिन एक काम करें, अपने स्टॉक में इनको शो करें, गुड्स ऑफ शाहिद अफरीदी लाइंग विद बाटा। एक स्टॉक तो वो होगा जो शाहिद अफरीदी का अपना अपनी दुकान पे पड़ा होगा या अपना कोई अपनी फैक्ट्री में पड़ा होगा, वो जूते तो लगे हैं। लेकिन क्या शाहिद के जूते जो बेचने हैं शाहिद ने बाटा को, क्या वो बाटा के पास पड़े हैं? तो शाहिद अफरीदी क्या शो करेगा? गुड्स लाइंग विद कस्टमर, कस्टमर के साथ। हमारे लिए तो कस्टमर बाटा ही है। वो जरा अमाउंट बता दें, 70,000 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी क्या 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 जवाब आ जाएगा? 53,846। और बाटा क्या एंट्री करें? नो एंट्री। बाटा कोई एंट्री क्यों ना करे? बाटा एंट्री क्यों ना करे? उसने चीजें खरीद ली हैं? बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट अ जेन्युइन परचेज, इट इज नॉट अ वाई। अगर बाटा का दिल चाहा तो बाटा इनको क्या कर देगा? वापस कर देगा। तो बाटा परचेज की एंट्री ना करे। और एक और ध्यान रखे, जब बाटा अपना स्टॉक गिन रहा हो तो गलती से स्टॉक को ना गिने, गलती से स्टॉक को ना गिने। तो बाटा ने यह ध्यान रखना है। तो जी जो हजरात लेट आए हैं वो इधर देखें ताकि मैं आखिरी दफ़ा इस एडजस्टमेंट को समझा दूं और फिर इसको क्लोज करके पास पेपर के क्वेश्चन 8 में इसको देखते हैं। कहानी कुछ ऐसे हुई है, जो लेट आए हैं सिर्फ इधर देखें। शाहिद अफरीदी एक बंदा है, वो बाटा की दुकान पे गया, गट्टू में जूते डाल के, बोरी में जूते डाल के, पेशावरी चप्पल, और बाटा वालों को कहा कि बाटा वालों ये जूते मैं आपको बेचता हूं, पसंद आए रख लेना, ना पसंद आए ना रखना। शाहिद अफरीदी जूते बेचते हुए क्या एंट्री करे? सारे बताएं। कोई एंट्री ना करें, बिकॉज दिस सेल इज ऑन रिटर्न बेस। शाहिद अफरीदी जूते बेचते एंट्री ना करे। और एक काम करे, कुछ स्टॉक शाहिद अफरीदी का शाहिद अफरीदी के प्रेमिसेस में पड़ा होगा अपनी फैक्ट्री में, वो तो इसका अपना स्टॉक है फिजिकल, उसे तो काउंट करेगा करेगा अपने ईयर एंड पे। लेकिन याद से वो स्टॉक भी अपने स्टॉक में डाल ले जो स्टॉक इसने अपना किसी और के पास रखवाया हुआ है, वो वाला स्टॉक भी इसमें काउंट कर ले। डन। तो शाहिद अफरीदी अपने स्टॉक में एक स्टॉक डाले, किस नाम से? गुड्स। सालार आप मीटिंग छोड़ के चलो, तो छोड़ के चला गया, आप सालार से मैं क्या बात करूं। तो शाहिद अफरीदी अब कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन अपनी किताबों में बैलेंस शीट में स्टॉक शो करेगा, माय स्टॉक लाइंग विद समवन एल्स। बाटा की एंट्री करें। बाटा ने वो गट्टू उसी तरह का बंद करके रखा हुआ है अपने प्रेमिसेस में, अभी तक खोला भी नहीं। बाटा कह रहा है मेरा दिल चाहा मैं अगले महीने शायद चीजें वापस कर दूं। बाटा की एंट्री करे, परचेज की एंट्री नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग लायबल टुवर्ड्स। नहीं सऊद, असल में स्टॉक जो है ना भाई, ये पूछ रहे हैं सऊद साहब, एक हैं पता नहीं कोई उनका सवाल आया कि ये स्टॉक में तो ऑलरेडी पड़ा होगा तो आप शो क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर इतना अच्छा बंदा है शाहिद, मैं बस बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। अब सवाल बताया करेगा क्या हुआ है। असूली तौर पे क्या होना चाहिए, शाहिद अफरीदी को अपना स्टॉक भी स्टॉक में काउंट करना चाहिए जो उसकी अपनी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, और वो स्टॉक भी काउंट करना चाहिए जो शाहिद अफरीदी का है लेकिन पड़ा किसके पास हुआ है? बाटा के पास पड़ा हुआ। अगर सवाल कह देगा कि स्टॉक में उसने काउंट कर लिया फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, अलग लाइन आइटम दिखा सकते हैं, स्टॉक हमारी प्रेमिसेस में और दूसरे के प्रेमिसेस में, लेकिन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो स्टॉक के नाम से ही आएगा, फिर नोट्स में नीचे जाके आप बता सकते हो। अच्छा, अगली बात, बाटा की एंट्री करें। बाटा ने दो ध्यान रखने हैं, नंबर 1 परचेज की एंट्री नहीं करनी, नंबर 2 जब स्टॉक काउंट करने लगे तो गट्टू को धक्का मार के थोड़ा सा पीछे कर दे, कहीं ये वाला स्टॉक भी काउंट ना हो जाए। तो बाटा ने अल्लाह का शुक्र है अपने स्टॉक में इसको शो नहीं करना। तस्वीर खींच लें, फिर अब मैं आज वाले सवाल की एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। तो ये एडजस्टमेंट सेलर की बुक्स में भी आपसे टेस्ट हो सकती है और बायर की बुक्स में भी। ना 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 बाबा, तस्वीर तस्वीर छिक के रखो तस्वीर।
दूसरी क्लास कब होगी जी? इंशाल्लाह 2:10 पे होगी। अच्छा, अब जी इधर आए, पिक्चर लेने दें, प्यार से बोलना, डांट क्यों रहा है? छोटे से दिल हैं यार हमारे। अच्छा आगे चले। अच्छा जी, ट्रायल के अंदर यार कमर जावेद बाजवा सबर कर जाए, सब कुछ सारी अनाउंसमेंट्स होंगी क्लास के एंड पे इंशाल्लाह, उसमें एमसीक्यू उसकी डिस्कशन आई है 28 की। अच्छा, ट्रायल में जरा नजर मारें, एक क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है हमारा, ये पेज है जी 657, लेट आने वालों, पेज 657। एक क्लोजिंग स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है गुड्स एट कॉस्ट अंडर सेल। और कितने अक्लमंद है हम, हमने अपना स्टॉक भी शो किया हुआ है और जो हमारा स्टॉक किसी और के पास पड़ा हुआ है वो भी शो किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छा अकाउंटेंट है, क्या बेहतरीन ट्रायल है। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा? 1250 वाला। अगर मैं हाईटेक की जगह लिखता हूं शाहिद अफरीदी, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा? जो शाहिद अफरीदी की अपनी प्रेमिसेस में, अपनी फैक्ट्री के अंदर जूते पड़े हुए हैं, ये वो होंगे। और गुड्स एट कॉस्ट, और वो वाला स्टॉक भी होगा जो सेल और रिटर्न वाला है। गुड्स का मतलब ही इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री एट कॉस्ट। तो अल्लाह का शुक्र है हमने अपने प्रेमिसेस वाला भी स्टॉक ट्रायल में शो किया हुआ है और जो हमारा स्टॉक किसी के पास पड़ा है वो भी शो किया हुआ है। गुड्स अंडर सेल और रिटर्न, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिया और इसकी बात कर रहे हैं। इंक्लूड गुड्स ऑफ 26, कितनी? इसमें से 26 रुपए की चीजें, कॉस्टिंग 26, सेंड टू अ कस्टमर अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट। बिल्कुल ठीक है, इसमें 26 की चीजें पड़ी हैं जो एक कस्टमर को बेची थी, आ कस्टमर, बाकी कस्टमर्स की बात नहीं करा, क्योंकि हो सकता है मैंने बाटा में भी जूते रखवाए हों, सर्विस में भी जूते रखवाए हों, हज पपीज में भी जूते रखवाए हों, सबके पास जो मेरे जूते पड़े हुए हैं वो 65 वाले हैं। अंडर सेल और रिटर्न एग्रीमेंट कॉस्ट प्लस 50%, तो कॉस्ट 26 है, सेल प्राइस इंशाल्लाह मैं निकाल लेता हूं। द लास्ट डेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स वाज 30 दिसंबर इन केस ऑफ दिस कस्टमर। इसको आखिरी तारीख मैंने बताई थी 30 दिसंबर तक। पुत्र 30 दिसंबर तक अगर तू स्टॉक वापस कर दे तो कर दे, बाद में मैं नहीं लूंगा। अब मुझे बता दें, क्या 30 दिसंबर की शाम को या 31 की सुबह तक उसके पास टाइम खत्म हो चुका है? अब वो वापस 31 की सुबह नहीं, 30 की रात को टाइम खत्म हो गया। अब वो अगर वापस लेके भी आ जाए, मैं उससे वापस, बताएं इसे अपने स्टॉक में पड़ा रहने दूं या अब अगला वापस नहीं कर सकता? क्या करूं फिर मैं? इसको सेल में डाल दें। नाउ इट इज ओवर। सवाल में छोटा सा लिखा हुआ है सेल हैज बीन रिकॉर्डेड इन अगला साल। तेरी मेहरबानी, अगले साल को सही नहीं करना जो मैंने काटा है, सही सेल मैंने अगले साल में डाल दी है। सेल अगले साल में डालनी चाहिए या 30 की रात को कंफर्म हो गया है कि अब वो वापस नहीं कर सकता? सिर्फ यही कस्टमर या सारे? यही कस्टमर। अब दो काम करेंगे, क्या करेंगे? एक सेल बुक करेंगे, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, 26 डिवाइडेड बाय 150, सॉरी मल्टीप्लाइड कॉस्ट है ये, 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 39 की सेल बुक कर लेंगे और इन्वेंट्री को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 26 से। कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में नजर आ रही है? हाँ, अब सेल अगले साल भी बुक हो गई है, इसका क्या मतलब है? हमारे साल सेल बुक, अब अगले साल की सेल को सही करो। अगले साल की सेल तो फिर वो अगले साल का सवाल ही नहीं हमसे मांगा हुआ। हाँ, पास ईयर कोई एरर हो गई होती वो और बात है। फिलहाल बस ये बताओ हमारे साल क्या गलती हो गई है? सेल बुक नहीं हुई।
अच्छा जी, यार ये एडजस्टमेंट अब ट्राई करें, जरा समझ आ रही है। पेज 650 पे 650 पर एडजस्टमेंट 1। भाई वो अब्दुल्ला को बुलाइएगा। सेल में पड़ा है 27 मिलियन। मैंने एक कस्टमर को चीज़ें बेची हैं। ये अधूरी सेल है, पूरी सेल है? अधूरी सेल है, पक्की? पूरी तो नहीं लफ्ज़ बोलना चाहिए। अधूरी सेल है या पक्की सेल? पक्की कच्ची, हाँ कच्ची और पक्की। कच्ची सेल है, पक्की सेल? तो सफ़े मैंने कहा था कच्ची सेल है, पक्की सेल है? एक्सेलेंट, कच्ची सेल है। सेल में पड़ी हुई है 27 मिलियन की सेल, जो कि एक कच्ची सेल है। कल वाले सवाल में पड़ी हुई थी पिछले साल की सेल में, आज तो हमारे साल की सेल में पड़ी हुई है। ये सेल हमने कॉस्ट प्लस 20% पे की है, और अगला वापस कर सकते हैं अगले साल तक। वो अगले साल तक वापस कर सकते हैं। अभी जो सवाल मैंने कराया था उसमें हमारे साल वापस करने का टाइम उसके पास खत्म हो गया था। अब ये अगले साल, वेल डन, अब ये अगले साल तक वापस कर सकता है। इसका मतलब है 31 जून की रात इट वॉज स्टिल कच्ची, बिकॉज 30 जून को जब मैं सो रहा हूंगा तो मैं सोच रहा हूंगा कि अगले महीने शायद चीजें, लेकिन ये सेल में डाल दिया है। कैसे निकालें? सेल डेबिट कितने से? 27 से। और दूसरी चीज, जब भी परसेंटेज देते तो वो अगली क्वेश्चन भी करनी पड़ेगी। सेल उल्टाएं, इन्वेंट्री भी उल्टाएं। कैसे? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये सेल प्राइस पे पड़ी है, 27 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक बात कर दूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, कल ये वाली एडजस्टमेंट की थी सवाल में तकरीबन इस तरह की। इसके बाद टैक्स की एंट्री की थी, डेफर टैक्स वाली एंट्री की थी, सेल बड़ी, कॉस्ट ऑफ सेल की थी। नहीं करनी टैक्स की एडजस्टमेंट, ये करंट ईयर की एरर है। इंशाल्लाह करंट ईयर का करंट टैक्स हमें सवाल देगा। करंट ईयर का करंट टैक्स हमें सवाल देगा। द प्रोविजन फॉर करंट टैक्स फॉर द ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इज एस्टिमेटेड एट 16.5। करंट टैक्स कहते हैं, मैं तुम्हें निकाल के दे देता हूं, 16.5 है वो, तुम टेंशन ना लो। मैंने आपको एक फिक्रा लिखवाया था कि पास्ट ईयर की एरर जब पेपर में सही करें तो साथ ही पास्ट ईयर की टैक्स की एंट्री भी कर दें। अल्लाह का शुक्र है इस सवाल में किसी एडजस्टमेंट की टैक्स की एंट्री नहीं होगी, अनलेस कि वो एसेट रीवैल्यू हो जाए और वो डेफर टैक्स वाला आता है, वो अलग चीजें हैं। तो करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स का साथ साथ टैक्स पे इफेक्ट मालूम करना होता है। नहीं 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 नहीं, सवाल नीचे करंट टैक्स मुझे वैसे ही निकाल के दे रहा है, तो इंशाल्लाह मैं वही करंट टैक्स में यूज कर लूंगा। हर बार देगा वो करंट टैक्स देगा, जब नहीं देगा तब मैं बताऊंगा उसका क्या करना है। डन? अच्छा जी, अब जी एक हमारी डिस्कशन है छोटी सी, IFRS 9 की रहती है, वो हम करते हैं, फिर करते हैं छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। जी AC कम करवा दें भाई, AC उतरवा दें इधर से। डबल शॉपर में कैसे पैक करवाए? यार बिरयानी आप लोगों के इलाके में भी शौक से खाई जाती है? गोश्त खाते हैं ना आप लोग, तो बस छोड़ो, फिर लाहौर आके बिरयानी का चस्का चढ़ गया। अच्छी भी तुम बकरा खाते हो तो कुकड़ पे आ गए हो, कुकड़ खुद नहीं खड़ा हो पाता बेचारा, तो दुम्बा खाते हो ना, तो फिर इन लोरियों के साथ रह रहे कि तो क्यों खराब हो गए हो? हम तुम्हारे जैसे बनना चाह रहे हैं, तुम हमारे जैसा बनना चाह रहे हो। अच्छा, एक छोटी सी डिस्कशन है रिगार्डिंग MCQs के IFRS 9 में आपने शो करना होता है करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करके चीज़ों को।
तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैंने कोई सवाल नहीं बनाया, मैं बस आपको एक डेटा दे रहा हूँ। एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, ऊपर मैंने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, वॉल्यूम 1 पेज 621, मैंने कहा है उसे कॉपी होकर इंशाल्लाह आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, ज़रा जल्दी से वॉल्यूम 1 ले आएँ स्टोर में से निकाल के। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट 200 रुपये से, और 30 रुपये की एंट्री, जल्दी करें ज़रा आप लोग, ले आए, मैं एक आधा मिनट दे रहा हूँ, भाग के जाएं जल्दी अपने कमरे में, सीढ़ियों पे ज़रा आराम से चलें, देखें अगली सीढ़ी पे पानी है, ध्यान से ऊपर चलें, पहुँचे अपने कमरे में, ढूंढें किताब। भाई अलमारी तो बंद कर दें, वापस अलमारी बंद करें, नीचे आएँ, चलें बैठ जाएं, नहा धो के बैठे हुए ना, जुमे की तैयारी करके बैठे हुए हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, और इफेक्टिव वाले की क्या एंट्री होती है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, और 25 रुपये की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट। तो ये एंट्रीज हमारी 3 होती हैं मशहूर ज़माना। इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड हुई, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हुई, उसमें से इतनी प्लग कर ली, इतनी उतार ली। अच्छा, अब अगर पेपर में मुझे वो कह दे कि 31 दिसंबर 11 का क्या बैलेंस है, तो अब आप लोगों ने IFRS 16 की तरह नहीं सोचना, ये है जी कैरेट डाउन मेरा। IFRS 16 में भी यही होता था, इस लाइन के नीचे वाली 2 फिगर्स को जमा करके हम 205 टाइप पे ही पहुंच जाते थे। तो ये मेरा कैरेट डाउन है। किस दिन का कैरेट डाउन है बोले? 31/12/11 का। और ये 3 एंट्रीज जो मैंने की हैं, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 200 से, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 30 से, और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 25 से। तो ये जो मैंने 3 एंट्रीज की हैं, इन 3 एंट्रीज का जो कंक्लूजन है वो भी तो यही है कि कैरेट डाउन मेरा 205 ही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बैलेंस शीट में इसको करंट नॉन करंट में बाइफरकेट करना चाहूँ, तो आप एक काम करें, आप मुझे बताएं इस 205 के रिसीवेबल ने किस पर चले जाना है अगले साल? तो ये तो 205 रिसीव ही नहीं हो रहा कुछ भी अगले साल। क्या 205 रिसीवेबल रिसीव हो रहे हैं, या 205 उल्टा बढ़ के 212 हो गया? अगर इधर लिखा होता 205 204 हो गया है, तो फिर मेरे ख्याल से यहां भी कोई ऐसी लाइन आती कि 6 रुपए की इनकम है और 7 रुपए रिसीव हो गए हैं, तो बकाया 204 हैं, फिर भी मैं कुछ ऐसी बात करता। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी मेरा कैरेट डाउन रिसीवेबल और अगले साल का कैरेट डाउन रिसीवेबल, इन दोनों को अगर मैं थोड़ी सी अकल लगा के कंपेयर करूं, अगले साल का कैरेट डाउन, तो मेरे साल का कैरेट डाउन और अगले साल का कैरेट डाउन में देखूं तो कैरेट डाउन बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से कैरेट डाउन बढ़ने की वजह से मैं ये तो नहीं कह सकता कि 205 में से कुछ ना कुछ रिसीव हो गया, उल्टा कैरेट डाउन बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं लोन लूं किसी से 205 रुपए, अगले साल वो लोन हो जाए 212 रुपए, तो मैंने लोन का कोई करंट पोर्शन पे किया? कोई नहीं पे किया। तो इस एडजस्टमेंट को आपने इस तरह देखा करना है। हमारे साल का कैरेट डाउन बोले, अगले साल का कैरेट डाउन, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज लाइक अ रिसीवेबल एंड डिबेंचर इशूड इज लाइक अ पेएबल। तो माय रिसीवेबल इज 205, माय रिसीवेबल विल बी 212, इट मींस रिसीवेबल विल ग्रो, इट मींस के नथिंग विल बी रिसीव्ड। हाँ, आपको नजर आ रहा है वो इसको इग्नोर करें आप, इट मींस नथिंग विल बी रिसीव्ड इन द नटशेल। तो अब मेरे ख्याल से ना सारे के सारे 205 को नॉन करंट में डाल दें, क्योंकि 205 में से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, बल्कि रिसीव होने के बजाय उल्टा बढ़ गया। तो असल में इंटरेस्ट ने भी अपना रोल प्ले किया है, इसने भी अपना रोल प्ले किया है, इनके रोल को इग्नोर करें, ओवरऑल रिसीवेबल बढ़ गया है। और अगर आप एक डायग्राम से सोचें जहन में, तो पिछले साल का रिसीवेबल 205 और इस साल का रिसीवेबल 200, तो रिसीवेबल खाक हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, तो नथिंग इज रिसीव्ड।
तो बेहतर है कि 205 पूरे को किस में डाल दें, नॉन करंट में, और करंट में कितना डाल दें, 0। अगली मिसाल मुझे करा लेने दें, बात समझ आएगी, अगली मिसाल मुझे करा लेने दें। कई दफा ऐसा होता है कि कूपन रेट ज्यादा होता है, इफेक्टिव रेट कम होता है, फिर कहानी बदल भी सकती है। अब जरा मैं कोशिश करता हूं, मेरे साल का कैरी डाउन, अगले साल का कैरी डाउन। अब मुझे बताएं, रिसीवेबल बढ़ रहे या रिसीवेबल रिसीव हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है यहां से भी पता चल रहा है, 18 बनता था, रिसीव हो गया ज्यादा। इसका मतलब है शायद प्रिंसिपल भी अब रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट तो मेरा बनता था 18, लेकिन मिला मुझे कितना, 25। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ रिसीट ज्यादा हुई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। लेकिन इस तरह नहीं देखना मैंने कहा, हमारे साल का कैरी डाउन, अगले साल का कैरी डाउन, इसका मतलब है अगले साल का कैरी डाउन 188 है, हमारे साल का है तो 205 में से आप बताएं कितना रिसीव हो गया, कितना स्टिल रिसीवेबल। तो डालना 205 नहीं, 195 मतलब 195 में से 7 इज करंट, और वो 7 मैंने कैसे निकाले इन दोनों का डिफरेंस लेके इसे। लेकिन प्लीज 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 टोटल हमेशा आपने मैच कराना है इसी से जो हमारे साल का कैरी डाउन, नोट कर लें 195। ओ हाँ सॉरी ठीक है, तस्वीर खींच लें। ये अगले साल का कैरी डाउन और 195 हमारे साल का कैरी डाउन। ये पेज नंबर कौन सा, 621। ये वाला करके जरा ज़्यादा अच्छा समझ आया। जी 7 रिसीव हो गया था, हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ना वो इंटरेस्ट और वो अपना रोल अपना अपना प्ले कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी अजीब सी स्टोरी है, इसलिए 2 सालों के कैरी डाउन को कंपेयर करके देख लें। इसकी एक मिसाल सी देने की मैं कोशिश करता हूं, एक और। डेटर है 100 रुपये और कैरी डाउन डेटर है 90। इसका मतलब है शायद पिछले साल का कैरी डाउन 100, हमारे साल का कैरी डाउन 90। कितने रिसीव हो गए हैं, 10, बाकी फिर कभी रिसीव होंगे। कुछ समझ आई बात, इस तरह की कहानी है। तो हमारे साल का कैरी डाउन 195 गिर के रिसीवेबल, इसका मतलब है शायद कुछ ना कुछ रिसीव हुआ है, या कम से कम मेरी इनकम की बनिस्बत रिसीट्स ज्यादा हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, अब जी एक अगला सवाल मैंने लिखा है, उसमें मैंने कुछ ऐसे किया है कि इंटरेस्ट मुझे हमारे साल के आखिरी दिन नहीं मिल रहा, अगले साल के पहले दिन मिल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे हमारे साल के आखिरी दिन नहीं मिल रहा, 12वें महीने के आखिरी दिन नहीं मिल रहा, बल्कि 13वें महीने के पहले दिन मिल रहा है। अच्छा जी, मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट्स की, एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं क्या बता सकता हूं कि ये इंटरेस्ट जी आपने जो लिखा है अगर कूपन रेट ज़्यादा हो, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तो कहा लाइन लगा के ना इन दोनों फिगर्स को कंपेयर कर लें, उस तरह का गुजारा चल जाएगा। अच्छा, अब जब इंटरेस्ट मिलने की तारीख हमारे ईयर एंड से मैच ना कर रही हो, फिर आपने ज़रा डिफरेंट तरीकों से चीज़ों को लेके चलना है, वो मैं बताता हूँ। बांटो यार, एक आधा मिनट लगाओ, बस पकड़ा दें आप 15-15 कॉपीज बांट देते हैं। इधर आगे ले आओ, यहां से बांटना शुरू करो। अच्छा जी, पढ़ें जी।
इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट हमारे साल हुई 2011 के पहले दिन। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 500। इस 70 रुपए की क्या एंट्री करूं, किस तारीख को? एक्सेलेंट, 31 दिसंबर 11 को मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा। अनलकीली मिल कब रहा है? मिल अगले साल रहा है, इसलिए मैंने डेट कौन सी डाली है? लेकिन एक्रू तो मैं हमारे साल कर लूं ना, जैसे लीज में होता था, पेमेंट्स एडवांस में हो रही होती थी। एंट्री बोले इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से? क्या 60 रुपए की एंट्री हमारे साल होगी या अगले साल होगी? मैंने नीचे सोल्यूशन में अगले साल की डेट डाल के एंट्री कर भी दी है, लेकिन मुझे अगले साल की एंट्री से फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। मुझे बता दें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 570 होगा या 510 होगा? जल्दी जल्दी सोचें सोचें सोचें। 570 होगा या 510 होगा? 570 होगा। वाई? मुझे इंटरेस्ट मिल कब रहा है? हमारे साल के आखिरी दिन या अगले साल के पहले दिन? अगले साल के पहले दिन। तो ये दो एंट्रीज जब ऑब्वियसली होंगी तो फिर रिसीवेबल हमारा 570 पे खड़ा होगा। अब बैलेंस शीट में लेके जाना है 570। जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी आपको परेशानी होना बैलेंस शीट में कैसे लेके जानी है इन शेड्यूलों से चीजें, तो आप लोग जर्नल एंट्रीज करके देख लिया करें। जर्नल एंट्रीज में जितनी दफा इन्वेस्टमेंट का लफ्ज आ रहा है आप उसको जमा करें। 570 इन दोनों डेबिट्स को जमा करें। व्हाट शुड बी कैरिड डाउन एज पर माय जर्नल एंट्रीज? 570। तो 570। अब 570, अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलें। अब ये मेरा क्या बन गया? कैरिड डाउन 570। इसमें से 60 अगले साल के पहले दिन मिल जाने। अब नॉर्मल तरीके से चला दें। अब जो मैं वो वाला तरीका लगवा रहा था ना, अब वो ना लगवाएं। इसमें से प्योरली 60 अगले साल मिल जाना है। अगले साल क्या, अगले साल के पहले दिन इंशाल्लाह मिल जाना है। अब 60 को कहां शो कर दें? करंट में। 60 को करंट में शो कर दें। अब टोटल बैलेंस कितना था? 500 जमा 70 इज इक्वल टू, इसमें से कितना अगले साल मिल जाने? 60 को निकाल के कहां ले जाएं? करंट में। और बैलेंसिंग 510 आ गया। इस तरह अगर नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरा रिसीवेबल है कितना? 570। कितना रिसीव हो जाएगा अगले साल? 60। बाकी को कहां डाल दें? तो कैश यानी कूपन रेट कब देखना है? जब हमारा काउंटिंग ईयर एंड और इंटरेस्ट का ईयर एंड मैच ना कर रहा हो। इंटरेस्ट किसी और दिन मिल रहा हो और हम बुक किसी और दिन कर रहे हो। एक मिनट, मैं एक आपको एग्जांपल करवाता हूं। ठीक है जी, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। छोड़े यार, ना पंगे लो ना यार, टाइम ज़ाया करने लग जाते हो। किधर है सेटिंग्स, किधर है एनोटेशन? सबके लिए बंद करें। कौन सा? अच्छा, ये तो उसी तरह ना टीचर क्लास के अंदर लिख रहा हो और आप उधर से मार्कर पकड़ के वाइट बोर्ड पे कांटे मार रहे हो। तो मैंने कहा बिहेव लाइक फिजिकल क्लास। हद होती है। अच्छा, इधर से शो करने की बजाय मैं आपको हैंड रिटन पेजेस शो कर देता हूँ। हैंड रिटन पेजेस वुड बी मोर इजी। एक सवाल हमने किया हुआ था। चलिए छोड़ें यार, कहाँ ढूंढेंगे हैंड रिटन पेजेस। मेरा ईयर एंड जी 31 दिसंबर। 1 मार्च को मेरी डील शुरू हुई। 1 मार्च 2012। और इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस। 1 मार्च 12 को 500 रुपये की मैंने इन्वेस्टमेंट की। बोले 31 मार्च। एक्सेलेंट, ट्राई 31 मार्च। हाँ बोल, 28 फेब 13 को मेरा इफेक्टिव रेट मिला मिसाल के तौर पे 70 रुपये और कूपन मिला मिसाल के तौर पे 53। कैरिड ऑन वट एवर इट मे बी। अब मुझे बता दें पहले तो कि बैलेंस शीट में
पहले मुझे एंट्रीज बता दें हमारे साल की, मुझे एंट्रीज बता दें हमारे साल की। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना, किस दिन, ये कम मार्च 12, 31/12/12। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, जी बोलें। 70, आगे आगे बोले हिम्मत, मल्टीप्लाइड बाय 10/12 बोलें 58। ठीक है। व्हाट इज माई कैरी डाउन, व्हाट इज माई कैरी डाउन 570, ना 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 ना, आई डू हैव द अकल। व्हाट इज माई कैरी डाउन 558। नाउ इट शुड बी बाइफरकेटेड, it should be bifurcated in current and in non current। इसको आप करंट और नॉन करंट के अंदर जो है वो बाइफरकेट कर दें। अब बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। पहले तो ये काम करें ना आसान सा, 500 जमा, यार पहले समझ ले, 500 जमा 58 इज इक्वल टू 53। यहां तक एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स जरूर दे देगा। आपने कैरी डाउन सही निकाल लिया, अब इसको तोड़ना किस में है, करंट में और नॉन करंट में। अब जब इसको तोड़ने की बारी आएगी करंट और नॉन करंट में, तो मैंने क्या कहा है, अब आप फिर क्या करें, बोले 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 जल्दी, बस 53 2 महीने बाद मिल जाना है। कितना मिल जाना है 2 महीने बाद, 53। भाड़ में जाए, ये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, जो मर्जी है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, ये प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, जो मर्जी है, मिल जाने बस, मेरा रिसीवेबल रिसीव हो जाने। कितना 53। तो 53 को यहां से निकाल के कहां डाल दें, करंट में। ये करंट एसेट्स के अंदर चला गया, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स के नाम से ही, और बाकी 50। अब इन दोनों का टोटल इन एनी केस किसके बराबर होना चाहिए, 558। वो जो लाइन लगा के कैरी डाउन देखना है, वो कब देखना है, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और ट्रांजैक्शन का ईयर एंड सेम हो, यानी लोन का ईयर एंड और अकाउंटिंग ईयर एंड सेम हो। लेकिन जब दोनों डिफरेंट हो जाएं तो फिर मेहनत करके कैरी डाउन निकालना है, मेहनत करके कैरी डाउन निकालना है, और उसमें से अब इसमें से ये 53 माइनस कर दो। लेकिन ऑब्वियसली 570 नहीं है, थोड़ी सी अकल भी लगानी पड़ेगी हमें। 570 रिसीवेबल है या 558, आप बता दें 2 महीने के अंदर अंदर कितना मिल जाना है, 53 मिल जाना है 2 महीने का, और अगला तो पता नहीं कब मिलना है फिर, तो 53 को डाल दें करंट में। ऐसा कब करना है, अभी मुझे लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा कब करना है, जब डिफरेंट हो, और अगर सेम अकाउंटिंग ईयर हो वो चल रहा हो, फिर ऐसा नहीं करना, फिर इसको इग्नोर करना है, फिर एक लाइन लगानी है सीधी, और लाइन लगा के इंशाल्लाह खेल लेना है उससे। डन। ये सारे डिस्कशन के बाद अब वो एक एमसीक्यू था कि आपकी किताब में वो दिया हुआ है, वो अब मैंने आपको करवाना है, जो ये जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर आखिरी है। इधर से वाइट केबल देखना पड़ी हुई है, माजरत जूम वालों, मैं आपको नज़र आना बंद हो गया हूँ, लेकिन एहसास मौजूद रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल अगर चार्ज हो जाता है तो दोबारा नज़र आने लग जाऊँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 4। ऑन 1 जनवरी 2015 यासर लिमिटेड इशू डिवेंचर फॉर 80 मिलियन विच आर रीपेएबल एट अ प्रीमियम इन 2020। तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से, 80 से। द कूपन रेट इज 0% बट इफेक्टिव रेट इज 10%। चलें जी, शेड्यूल बनाएं। 1 जनवरी 2015 बैलेंस 80, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट।
द कूपन रेट इज 0% बट इफेक्टिव रेट इज एट विच अमाउंट दीज डिबेंचर शुड बी प्रेजेंट बैलेंस शीट एट 30/15 अंडर द फॉर नॉन करंट हेड। लेकिन आप इसको छोड़ें, हमारा ईयर एंड भाड़ में जाए। मुझे बताएं लोन का ईयर एंड कब पूरा होगा? 31 दिसंबर को। तो कैलकुलेटर पकड़े बगैर इफेक्टिव रेट लगाएं, 80 ज़रब 10% 8 और कूपन रेट 0। ये हो गया सारा कुछ। अब आप हजरात थोड़ा हिम्मत करके एंट्रीज करवाएं मुझे। 1 जनवरी 15 कैश डेबिट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 80 से। और उसके बाद लोन है या डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट्स हैं? लोन है। 30 जून 2015 जी बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट जी, वी आर अगेन बैक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 8 वालो तानू अल्लाह पूछे 6 माह। तो इंटरेस्ट कितना है? 8 ज़रब 6/12 4। नाउ अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। किस दिन की बोलें? 30 जून 15। और इसमें डालते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज फाइनेंशियल लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। मेरा ओवरऑल पेएबल बताएं कितना है? 80 जमा 84। ये एंट्रीज करके पता चला करेगा यार, और कुछ नहीं हो सकता। 84 में से ये 88 है या 84 है? 88 है या 84 है? 84। तो इस तरह मैं ज़रा आपने समझने के लिए लिख रहा हूं। तो कैरिड ऑन कितना आ गया मेरा? उसमें से 1 साल के अंदर अंदर कितना मिलना है? 0। 1 साल के अंदर अंदर कितना मिलना है? 0। ये किस में चला जाएगा? करंट में। 0 चला जाएगा करंट में। और नॉन करंट में कितना चला जाएगा? अब वही काम करें जो थोड़ी देर पहले मैंने रेड मार्कर से किया है। -0 को यहां करके यहां ले आए, ये करंट लाइबिलिटीज में चला गया। और बाकी 84 पूरा का पूरा किस में चला गया? नॉन करंट। सॉल्यूशन में ईयर एंड गलत लिखा हुआ है। कहां पे? क्या है? 30 जून 15। फाइनल अकाउंट्स किधर है? सर यार IAS 1037 की कोई एडजस्टमेंट से तो कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। बस 5 मिनट में ना क्लोज करा दीजिएगा इस सवाल को। पेज नंबर 400 वॉल्यूम 2। एक सवाल हमने मुल्तान वाला किया था जिसमें प्रोविजंस का नोट बनाया था, और एक सवाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं, प्रोविजन की एंट्री होती है? हाँ जी। और डिस्क्लोज भी होती है? हाँ जी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की एंट्री होती है? पेज 401 भाई। सुन लें यार अंग्रेजियाँ जो मैं बोल रहा हूँ। प्रोविजन की एंट्री होती है? होती है। अगर कभी पेपर में प्रोविजन का नोट बनाना आ जाए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रोविजन की एंट्री होती है? होती है। प्रोविजन का डिस्क्लोजर होता है?
कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की एंट्री, वो जो एक ट्री वाला सफ़ा था वही पूछ रहा हूँ ना, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की एंट्री होती है? नहीं। इसकी वो होती है, क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर? जी होता है। रिमोट चांस हो पेमेंट का तो एंट्री होती है, डिस्क्लोजर होता है? नहीं होता। इस सारे डेटे में से प्रोविजन के नोट में क्या लेके जाएंगे? अगर पेपर में प्रोविजन का नोट आ गया, प्रोविजन की एंट्री पोस्ट करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में और प्रोविजन को डिस्क्लोज करेंगे अंग्रेजी में, सवाल की अंग्रेजी उठा के लिख देंगे। आगे चलें। अगर सवाल में कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गई तो प्रोविजन के फेस नोट के ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे, दुम में जाके कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे। और अगर डू नथिंग हुआ तो ना एंट्री करेंगे ना डिस्क्लोज करेंगे। अब आ जाए दूसरी साइड में, अगर वर्चुअली सर्टन हुआ रिसीवेबल तो एंट्री करेंगे और P&L बैलेंस शीट मांगा उसमें पोस्ट करेंगे, लेकिन प्रोविजन के नोट के फेस पे नहीं डाल सकेंगे क्योंकि वहां हेडिंग होती है सिर्फ प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हैं, तो रिसीवेबल को वहां फिट नहीं कर सकते ना। उसकी एंट्री तो करेंगे, लेकिन एंट्री कहां करेंगे? अगर मांगी हुई एंट्री एंट्रीज कर देंगे, एंट्रीज ना मांगी हुई तो बस कुछ भी नहीं, डिस्क्लोज नहीं करना वर्चुअली सर्टन को। और अगली बात, अगर कॉन्टिंजेंट एसेट है उसकी एंट्री नहीं करनी, लेकिन उसे नोट में जाके डिस्क्लोज जरूर कर दें, चाहे प्रोविजन वाले नोट में डिस्क्लोज कर दें, कोई मसला नहीं कॉन्टिंजेंट एसेट को। और पॉसिबल हो या रिमोट हो तो फिर तो कुछ भी नहीं करना। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड कौन सा सवाल है जी? अच्छा, a number of products are sold with a warranty at beginning of year provision stood at 750, ज़हन में लाएं IS 12, ये प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हो गया। a number of claims have been settled during the year, ये पेमेंट हो गई, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 630, तो प्रोविजन के अकाउंट में डाल दें इसको। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज, वारंटी, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, पेमेंट्स हो गई, ये बैलेंसिंग आ गया 280, डन। अगर किसी को कुछ चीज़ें भूल रही हैं तो वो फिर टी अकाउंट घर में जाके बना के देख लेगा। ब्रॉड डाउन 750, कैरी डाउन 630, कैश 280, बैलेंसिंग विल बी एक्सपेंस 280। इसके डिस्क्लोज होने, हाँ होने, डिस्क्लोज भी हो गया। तो ये प्रोविजन थी, जो भी आया यार, ये प्रोविजन थी और ये इसका डिस्क्लोजर था, डन। बच्चों वाली एडजस्टमेंट आगे। A transformer unit supplied to रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने बेचा है वो उसमें बम फट गया। द हॉस्पिटल हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग फॉर डैमेजेस ऑफ 10 मिलियन, हॉस्पिटल ने मुंह खोल के कितना मांगा? 10 मिलियन। हमारे लॉयर का ख्याल है कितना देना है? प्रोविजन के नोट में जहन में लाए, 9 को कहाँ लेके जाएं? एक्सपेंस में 9 को कहाँ लेके जाएं? और यही मेरा, क्यों? केस इस साल हुआ है तो यही 9 है, यही क्लोजिंग है। पेमेंट तो कोई हुई नहीं, पता नहीं जज साहब का पेमेंट करवाएं। इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, इसका डिस्क्लोजर भी आएगा लीगल क्लेम का, सवाल वाली अंग्रेजी उठा के। और 1 मिलियन को ना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसने ज़रा कंजूसी की हुई है, यहाँ डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ 1 मिलियन का। 1 मिलियन के बारे में लिख सकते हैं कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। अच्छा जी, द एक्सप्लोजन वॉज ड्यू टू फॉल्टी कंपोनेंट सप्लाइड टू अस, हमारे में मसला नहीं था, असल में हमने तो ट्रांसफार्मर बेचा है, जिस ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमने जिससे चीज़ें खरीदी हैं उसने हमें गलत चीज़ सप्लाई की थी। आप क्या करें? लीगल एडवाइज़र का ख्याल है बहुत गुड चांस है केस जीतने का, गुड चांस को आप वर्चुअली सर्टन नहीं ले सकते, हाँ प्रोबेबल कह सकते हैं। तो ये कंटिंजेंट एसेट बनेगा और कंटिंजेंट एसेट बन के क्या होगा? एंट्री नहीं होगी। एंट्री जनरल एंट्री मांग ले तो होगी, नोट के बीच में फिट नहीं होगा कहीं। इट विल बी डिस्क्लोज्ड एज अ कंटिंजेंट एसेट, अंग्रेजी सवाल वाले उठा के लिख देंगे। ऑन 31 दिसंबर 2015 STL एंटर्ड इनटू 18 मंथ्स, साल के आखिरी दिन, 18 मंथ्स फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई टू कस्टमर 100 यूनिट्स पर मंथ। 100 यूनिट्स पर मंथ हमने उनको बेचने 18 महीने तक। तो 100 ज़रब 18,
1800 यूनिट्स बेचने हैं अगले सालों में, बिल्कुल अगले 1.5 साल। द फोरकास्ट प्रॉफिट पर यूनिट 1600, सोचा था प्रॉफिट आएगा 1600, बट ड्यू टू अनफोर्सिन कॉस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, अब वो जो सोचा था प्रॉफिट आएगा 1600, वो सोच बदल गई है कि लॉस आएगा फ्यूचर में 800। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता पेनल्टी देके। इफ आई ऑनर वाली ऑप्शन बच गई है, इफ आई ऑनर तो लॉस कितना आएगा 800, किस पर, हर यूनिट पर। तो एक महीने फिर कितना लॉस आएगा 800 ज़रब 100, और 18 महीने कितना लॉस आएगा 800 ज़रब 100, एक महीने का लॉस। ओहो प्रॉफिट को इग्नोर करें, वो तो बना ही नहीं, सोचा था प्रॉफिट आएगा लेकिन क्या आने अब 800 ज़रब 100 ज़रब 18, एंट्री एक ही बनेगी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये देख लें सिर्फ 1440 यहाँ नजर आ रहा है, वो कुछ भी नहीं, एक्सपेंस डेबिट, और नीचे इसका डिस्क्लोजर भी आएगा। डन, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। 2:10 पे आ जाइएगा, IS 28 के MCQs होंगे, टर्म टेस्ट में कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट वो डिस्कस कर लेंगे। कल इंशाल्लाह जो है दोबारा हम मिलेंगे 11:30 बजे, लेकिन जूम के ऊपर ही ऐसे ही 15-20-25 मिनट के लिए, अगर कोई प्रोग्राम हुआ ना हुआ तो आपको बता दिया जाएगा, ऐसे ही। अल्लाह हाफिज़। क्या ऑडिट के लिए बुलाया सर ने कल? नहीं, हाँ मैं ऐसे कैसे हो सर भी बुलाएं, मैं भी बुला लूँ, ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ। अभी आ जाइएगा तो 2:10 पे। जी हाँ।